What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lord Family। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। हमेशा आप लोगों को वही लोग क्रिटिसाइज करेंगे जो नहीं जानते हैं कि आप लोगों ने जिस भी मुकाम पर आप लोग पहुंचे हैं उस मुकाम पर पहुंचने में कितनी मेहनत की है। तो इस तरीके के लोगों से आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो आप लोगों को समझता ही नहीं है कि आप लोग यहां पर कैसे पहुंचे हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, आप लोग मेहनत कर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचते हैं और लोग जो है क्रिटिसाइज करने लगते हैं उन चीजों को लेकर जिनका इस पर्टिकुलर एरिया से कोई मतलब भी नहीं है। तो ये वो लोग होते हैं जिनके पास में कोई काम नहीं है करने के लिए। ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को एक तरीके से, अपने टाइम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों को आप लोगों को भी इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अपने काम पर आप लोग फोकस करेंगे तो हमेशा आप लोग इस तरीके कैटेगरी के जो लोग हैं उससे अपनी डिस्टेंस आप लोग मेंटेन रख पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा क्या करेंगे, आप लोगों के माइंड में विघन डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं, क्रिटिसाइज किसी इंसान को किया जाता है जिस लगता है कि ये इंसान मेरे से कुछ ज्यादा बेटर हो चुका है, क्योंकि अपने से नीचे वाले इंसान को शायद ही कोई क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आता है, उसको तो वैसे भी दया के भाव से देखता है। तो इसीलिए कोई भी इंसान अगर आप लोगों को उस तरीके से देख रहा है, आप लोगों से चिढ़ रहा है, आप लोगों की बुराई कर रहा है, तो इसका मतलब यह कि वो आप लोगों को अपने से बेटर मानता है। तो आप लोगों को खुश होकर उस इंसान को छोड़ देना चाहिए उसके हाल पर कि एंजॉय करो, तुम्हारी जिंदगी में यही सब लिखा हुआ है। तो इससे आप लोगों के मन को शांति मिलेगी और आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, और यही करना है, यही एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। तो पूरे वीक में जो भी आप लोगों ने डिस्कस किया उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। सैटरडे है तो सैटरडे और संडे में कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर इस साल की आप लोग तैयारी करें जो 2020 प्रीलिम्स की, तो आप लोगों का पूरा फोकस जो होना चाहिए वो अब रिवीजन पर होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कीजिए। ज्यादातर नया चीजें सीखने की कोई जरूरत नहीं है, पर लेकिन आज के लेक्चर में कुछ नया नहीं रहेगा, मैक्सिमम चीजें आप लोग पुरानी देखने को मिलेगी। एक काफी शानदार आर्टिकल है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, आप लोगों को जो मैं आज डिस्कस करूंगा वो आप लोगों के चक्षु खोल देगा कि चाइना ने किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन क्रिएट करी है, और आज की डेट में हम लोग ऐसे ही माहौल में फिर से बने बैठे हैं। तो इसका मतलब यह है कि चाइना एक बार ऑलरेडी हम लोगों के ऊपर अटैक कर चुका है, अब फिर से हम लोग इसको कैसे लेकर चलेंगे। तो बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत डिटेल में मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं, तो काफी कुछ नया शानदार आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो ये वाला आर्टिकल तो चाइना और इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, और ये वाला आर्टिकल जो आज की सिचुएशन है उसको पास्ट की सिचुएशन के साथ में कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, और बड़े ही शानदार तरीके से ये कंपेयर किया गया है। काफी मुझे अच्छा लगा ये आर्टिकल पढ़ते हुए। तो जितना मजा मुझे पढ़ने में आया उतना ही मजा मैं इसको पढ़ाने में लूंगा, यानी कि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की साइड में जाकर खड़ा हो गया है, और जो रेलवे ट्रैक होता है उसके आसपास में जो झुग्गी झोपड़ियां होती है उनको खाली करने की बात की गई है। तो उसके चलते जो राइटर हैं 3 जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पर आज की डेट में इन 3 जजमेंट के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए कि अगर किसी जगह को खाली कराना है तो क्या क्या प्रोविजन आप लोगों को उनके लिए करने पड़ेंगे, पर वो सारी चीजें इग्नोर की जा रही है। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, काफी कुछ चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अभी यूएसए ने जो चाइनीज जो लोग हैं उनको वहां से निकालने की बात की है, खासकर स्टूडेंट को भी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरीके से चाइना को लेकर काफी क्रिटिकल है, तो इसी के बारे में आर्टिकल है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये जो साइड वाला आर्टिकल है ये है ग्राउंड जीरो, ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लोकल रिपोर्ट के बारे में यहां पर बताता है। तो सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है। जो अब की बार ग्राउंड जीरो आया ये है सेक्स वर्कर के ऊपर। देखिए सोसाइटी में हम लोगों ने जो पेंडेमिक है यानी कि कोविड-19 है उसका इंपैक्ट मैक्सिमम सब चीजों के ऊपर देख लिया। लेबर्स के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, यानी कि वर्कर्स के ऊपर, महिलाओं के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, बुजुर्ग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इसी के साथ में जो डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी में उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, मेडिसिन वगैरह जो आज के डेट में अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में, जो हॉस्पिटल हेल्थ सर्विस है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पर लेकिन जो ये एंगल है यहां पर, ये एंगल भी आप लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं आंसर राइटिंग में अगर इंपैक्ट की बात करें। जो सेक्स वर्कर हैं एक तरीके से आप लोग देखिए ये उनकी रोजी रोटी होती है। अगर दूसरी साइड आप लोग देखिए, अगर ये एक तरीके से अपने देह का व्यापार करती हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो अगर देह का व्यापार नहीं करेंगी तो इनकी एक तरीके से जान जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, इनकी रोजी रोटी भी इनको नहीं मिल पाएगी। और पर लेकिन पेंडेमिक के चलते हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग रखना काफी ज्यादा जरूरी है, और ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाएंगी। तो फेस मास्क और हाथ में सैनिटाइजर के साथ में ये अपने काम पर निकल रही है आज के डेट में। और अगर कोई पर्सन इनके पास में आ रहा है तो इनके पास में कोई ये भी नहीं है कि इनके पास में मशीन है कि चेक कर ले कि उनको कोविड-19 बीमारी तो नहीं है, तो इनकी जान भी खतरे में है। और एक तरीके से अगर ये काम न किया जाए तो इनकी रोजी रोटी खतरे में, इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक सेक्शन है जिसको हम लोग को ध्यान में रखकर चलना चाहिए सोसाइटी के अंदर में,
हमें इस सेक्शन के बारे में कुछ सोचना चाहिए, इस सेक्शन के बारे में भी गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लानी चाहिए ताकि इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी आसान बनी रहे, जो आज की डेट में काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है चीजें, तो मरने की कगार पर आ जाएंगी अगर यही कंडीशन यहां पर चलती रही तो यही कुछ बातें हैं जो बताने की कोशिश यहां पर की गई है। और ये जो आर्टिकल है ये दिल्ली के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में जो कई सारे एरिया हैं जिसमें जीटीबी नगर भी यहां पर इसके द्वारा बोला गया है, कई सारे एरिया के बारे में बात की गई है, तो दिल्ली के बारे में बेसिकली फोकस यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं अगर कुछ लिखने के लिए आता है इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में भी। ओके, बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब के थ्रू तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, तुरंत यहां पर लिंक पेस्ट कर देता हूं, आप लोगों को कॉलम में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो आर्टिकल 2 है, पहले आप लोगों को हिस्ट्री में लेकर चलता हूं, उसके बाद में फिर आप लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, तब डिटेल में आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो राइटर यहां पर बोल क्या रहे हैं, राइटर यहां पर यह बोल रहे हैं कि अगर हम लोग चाइना को आज के डेट में अच्छे से नहीं समझ पाए तो हम लोग 1962 में जो इवेंट हुआ था, जो वॉर हुई थी जिसमें हमारी काफी बुरी हार हुई थी, वो सेम चीज हम लोग रिपीट करते हुए नजर आएंगे। तो इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, दो चॉइस है, एक तो यह है कि एक सिचुएशन जो भी इनके सामने बनी हुई है उसको वो सोल्व करने की कोशिश करें, और यहां पर दूसरा इससे 1962 के जो इवेंट हुआ था यहां पर इससे सीखें, वरना आज की डेट में यहां पर जो कंडीशन है वो बुरी होती नजर आएगी, वरना हम लोग चाइना के ट्रैप में फंसते हुए नजर आएंगे जैसे हम लोग पहले फंस गए थे। आखिर ऐसा राइटर क्यों बोल रहे हैं, तो इसको मैं समझाता हूं काफी डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं आएगा अगर अच्छे से आप लोग आर्टिकल को सुनेंगे तो। सबसे बड़ी बात बोली गई है, जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने कई बार पीछे पढ़ाया कि आज की डेट में अगर आप लोग अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट था उसको आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ में कंपेयर करें तो आप लोग काफी अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। अन्ना हजारे जी को आप लोग बोल सकते हैं महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी को आप लोग बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल, और इसी के साथ में सुभाष चंद्र बोस जी को आप लोग बोल सकते हैं किरण बेदी। तो ये इस तरीके के एक तरीके से कैरेक्टर हैं, अगर आप लोग कंपेयर कर इनको समझना चाहें तो आप लोग सोच सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो रही है, जैसे अभी दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिली जब यहां पर अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला गया। जैसे आप लोगों को सिचुएशन ये इसको कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे ही कंप्लीट कंपेयर करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहां पर ये सिचुएशन जिसमें 2020 में कंपेयर करने की कोशिश की गई है 1962 को। कुछ एरिया ऐसे हैं जो बिल्कुल सटीक बैठते हैं जैसे पास्ट में चल रहे थे, तो इससे आप लोग समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं फिर से वही चीजें रिपीट हो रही हैं जैसी पास्ट में होती है। और देखिए ये चीजें बिल्कुल उस तरीके से कंपेयर की जा रही है जैसे चाइना ने क्या किया 1962 में, हमारा जो विश्वास था उसका एक तरीके से फायदा उठाया। इंडिया को यह विश्वास था कि चाइना अटैक नहीं करेगा, तो इंडिया विश्वास से बैठा था, और यहां पर चाइना ने क्या किया, तुरंत विश्वासघात किया हमारे साथ में। तो इसके चलते हम लोग वहां पर प्रिपेयर नहीं थे अपनी आर्मी मिलिट्री को लेकर, और ये कंडीशन हम लोग को झेलनी पड़ी। अभी क्या हुआ है हमारी कंट्री और चाइना के बीच में, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर है उनके द्वारा यह बोला गया है कि हमारी सिचुएशन जो है चाइना के साथ में आफ्टर 1962 वॉर के बाद में सबसे बुरी कंडीशन में हम लोग खड़े हुए हैं, सबसे सीरियस सिचुएशन में हम लोग खड़े हुए हैं। यानी कि चाइना के साथ में जो आज के में हमारे रिलेशन है 1962 की लड़ाई के बाद में पहली बार इस पोजीशन पर पहुंचे हैं जिस पोजीशन पर आज हम लोग खड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों बोला गया समझते हैं, दोनों चीजों को कंपेयर किया जाएगा अब यहां पर हिस्ट्री को आज के साथ में। 1959 में क्या हुआ था, 1959 में हमारी कंट्री का एक एरिया है जिसको लोंगजू बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया है आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं तो यहां पर आप लोग ये बेसिकली लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये लोकेशन है जहां पर चाइना के द्वारा एंट्री की गई, और ये लोकेशन है जहां पर चाइना के द्वारा एंट्री की गई जब 1962 की वॉर हुई। तो उस टाइम पर जो सिचुएशन थी उसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या थी। फर्स्ट जो बॉर्डर क्लैश हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, यानी कि इंडिया और चाइना आमने सामने आकर खड़ी हुई, ये था यहां पर हमारी कंट्री का अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया लोंगजू, जो कि ईस्टर्न सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो लोंगजू वाला एरिया था यहां पर चाइना के द्वारा एंट्री की गई, जैसे आज के डेट में चाइना के द्वारा एलएसी को क्रॉस करके हमारी कंट्री में एंट्री की गई है। तो पास्ट में भी ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो चाइना और जो इंडिया के जो ट्रूप्स हैं अगर इनके बारे में आप लोग बात करें आज की डेट में, तो यहां पर उस टाइम पर और आज की डेट में क्या कंडीशन है, जैसे यहां पर ये वाला एरिया यहां पर बढ़ा तो चाइना ने कहा कि इंडियन ट्रूप्स ने मैकमोहन लाइन को क्रॉस किया है। यानी कि कंडीशन क्या थी यहां पर, जब मैंने आप लोगों को बोला ये जो लोंगजू वाला एरिया था यहां पर अगर आप लोग देखिए यहां पर इनके द्वारा एंट्री की गई, यहां पर उस टाइम पर 1959 में खुद एंट्री की गई, 1959 में हमारी टेरिटरी में आए, और उसके बाद में इनके द्वारा बोला गया कि इंडिया ने हमारी टेरिटरी में इन्वेजन किया है। यानी कि जैसे ये आज बोल रहे हैं सेम सिचुएशन उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, सेम बातें इनके द्वारा उस टाइम पर बोली गई हैं। यानी कि हमारी कंट्री के ईस्टर्न सेक्टर में इनके द्वारा एंट्री की गई है, और फिर बोला गया कि इंडिया हमारी साइड में एंट्री कर रहे हैं, और मैकमोहन लाइन के पास भी सेम कंडीशन यहां पर देखने को मिली, इनके द्वारा ओपन फायर की गई, चाइना जो बॉर्डर गार्ड थे उनके द्वारा ओपन फायर की गई, और फिर हम लोगों ने क्या किया
इनके द्वारा रिप्लाई किया गया। यानी कि समझिए फिर से क्या बोल रहा हूं, उस टाइम पर चाइना ने हमारी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस किया, हमारी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में ओपन फायर की, ओपन फायर करने के बाद में बोला इंडिया ने हमारा बॉर्डर क्रॉस किया है और इंडिया ने ओपन फायर की है। यानी कि सारी हरकतें अपने आप की है और इल्जाम इंडिया के ऊपर लगा दिया कि इंडिया ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। जब ये सारी चीजें हो गई, नेक्स्ट डे न्यू दिल्ली ने क्या किया, न्यू दिल्ली ने प्रोटेस्ट किया, बोल रहा है कि चाइना की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो सारी बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि एक तरीके से चाइनीज ट्रूप है वो इंडियन टेरिटरी में आए और ओपन फायर चाइना ने की और चाइना हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है। तो ये कंडीशन उस टाइम पर भी यहां पर देखने को मिली, जो कंडीशन सेम आज की डेट में देखने को मिल रही है। अभी यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि 61 साल बाद आज की डेट में हम लोग सेम सिचुएशन रिपीट कर रहे हैं जो कि पहले थी, और इसी के चलते जो राइटर है थोड़ा सा डरे हुए हैं। यानी कि वो बोल रहे हैं कि सिमिलर सिचुएशन बनी हुई है, तो इसलिए वो थोड़ा सा भयपूर्वक ये बातें कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है बिल्कुल ऐसी सिचुएशन यहां पर बनने वाली है। आखिर कैसे, दोनों साइड जो है आज की डेट में अतिक्रमण को लेकर एलएसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। बोथ साइड एक दूसरे को एक्यूज कर रही हैं ओपन फायर, सेम कंडीशन। पहले भी अतिक्रमण के ऊपर आरोप लगाया गया था कि हमारी टेरिटरी में वो घुसे हैं, चाइना वाले बोल रहे थे हमारी टेरिटरी में वो घुसे हैं। अब की बार फिर क्या हुआ, अब की बार फिर से फायर हुई। अब की बार जो फायर हुई है यहां पर ये 1970s के बाद में पहली बार ये फायर देखने को मिली। चाइना बोल रहा है इंडिया ने पहले फायर स्टार्ट करी और इंडिया ने बोला हमने तो कोई फायर ही नहीं किया। तो फिर से सेम बात यहां पर बोली गई। बोथ साइड एक दूसरे को ब्लेम कर रही है करेंट स्टैंड ऑफ को, यानी कि जो बॉर्डर पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, फिर से वही बात हो रही है, चाइना हमको बोल रहा है और हम लोग चाइना को बोल रहे हैं। तो इसलिए चाइना इसलिए जो हमारे राइटर हैं वो थोड़ा डरे हुए हैं और बोल रहे हैं कि सिमिलर सिचुएशन देखने को मिल रही है जैसी उस टाइम पर थी। तो आखिर उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी, अब थोड़ा सा उसको और डिटेल में समझते हैं। आखिर 1962 की वॉर क्यों हुई, आखिर 1962 की वॉर में जब हम लोग हारे तो वो कैसे कैसे आगे बढ़ी, वो कुछ स्टेप यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। समझिए थोड़ा सा, जो यहां पर लोंगजू वाला इंसिडेंट यहां पर हुआ, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया चाइना के द्वारा एंट्री की गई और वो हरकतें उसकी देखने को मिली। ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और जो हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर वीके मेनन साहब, कृष्णा मेनन, ठीक है, वीके कृष्णा मेनन, किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है, चीजों को समझाया गया कि कैसे कैसे सिचुएशन चली है। तो अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा, हाल तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, पर लेकिन ये जरूर याद रखिएगा उस टाइम पर हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। तो वीके कृष्णा मेनन हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनके द्वारा यहां पर एक तरीके से ये सोचा गया कि चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा। यानी कि आप लोगों को याद होगा जवाहरलाल नेहरू जी का नारा कि हिंदू चीनी भाई भाई, यानी कि ये इनको भाई मान रहे हैं, ये इनको पूरा इनके ऊपर पूरा प्यार न्यौछावर कर रहे हैं, पर लेकिन चाइना जो है वो ताक में बैठा हुआ है कि इनका इस भाई भाई का जो रवैया है इसका फायदा उठाकर कैसे अपने आप को एशिया का लीडर बनाना है। आप लोग एक बात समझिए, नई नई कंट्री आजाद हुई है, हमारी कंट्री आजाद हुई 1947 में, चाइना आजाद हुआ 1949 में। तो अब यहां पर दोनों कंट्री जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है एक साथ आजाद हुई है, अब आगे बढ़ने की रेस में चल पड़ी है। तो अब इंडिया को ज्यादा रिकॉग्नाइज यहां पर किया जा रहा था, इंडिया एक हब बना हुआ था अंग्रेजों के लिए, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो फोकस था वर्ल्ड का इंडिया के ऊपर था। तो यहां से इंडिया जो था वो चाइना से आसानी से आगे निकलकर एशिया का पावर हब बन सकता था, पर लेकिन चाइना को इंडिया का यही जो रसूख था ये खत्म करना था, और ये रसूख खत्म करने का सबसे शानदार तरीका है कि अपने आप को ताकतवर दिखाए दुनिया में कि हम ताकतवर है, इंडिया ताकतवर नहीं है। और उसका क्या तरीका है, सामने वाले के ऊपर अटैक करो, सामने वाले को हराओ। तो इससे क्या होगा, फिर साफ साफ दुनिया ये सोचेगी यार इंडिया तो एक कमजोर कंट्री है, चाइना ताकतवर कंट्री है और चाइना बनेगा एशिया का पावर हब। और वही सिचुएशन आज के डेट में यहां पर देखने को मिली। तो नेहरू जो थे उनके द्वारा पूरा विश्वास था कि चाइना धोखा नहीं देगा, क्योंकि चाइना को पूरा दोस्त मानते थे, पर लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने उसका जस्ट अपोजिट किया। यहां पर चाइना, नेहरू ऐसा क्यों सोचते थे, नेहरू सोचते थे कि दोनों इंपीरियलिज्म जो हुआ, यानी कि एक तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर भी रूल किया है, चाइना के ऊपर भी रूल किया है, दोनों नेचुरल लीडर हैं एशिया के, यानी कि वो सोचते थे कि दोनों साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। पर लेकिन चाइना के जो लीडर थे वो हमेशा सोचते थे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो इसको कभी काउंट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो नेहरू जो थे वो एक अलग रियलिटी में जी रहे थे, पर लेकिन उनकी जो रियलिटी थी ये जैसे ही चीजें आगे बढ़ी वो भंग होना स्टार्ट हो गई। भंग कैसे होना स्टार्ट हो गई, इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर था, नेहरू जी क्या चाह रहे थे, बेसिकली यहां पर शांति बनी रहे। और नेहरू जी का एक और फंडा था, वो नहीं चाहते थे दुनिया को दिखाना कि हम लोग किसी भी तरीके से एग्रेसिव हैं, हम लोग शांति के दूत हैं, ये चीजें वो दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे। तो इनका ये जो रवैया था, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में जो ये मारे गए, वो वाला रवैया भी आज के डेट में जम्मू और कश्मीर वाला जो इशू है ना, जो बना हुआ है, उस टाइम पर भी हमारी कंट्री के जो गृह मिनिस्टर हुआ करते थे, होम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के,
वल्लभ भाई पटेल जी उनके द्वारा उस टाइम पर अगर थोड़ा सा भी नेहरू जी के द्वारा उनका जो स्टेप था वो सुन लिया होता तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज के डेट में ये सिचुएशन नहीं बनी होती। तो वो भी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो उसी को समझाने की बात की जा रही है यहां पर कि जो नेहरू जी का रवैया था वो उनके ऊपर भारी पड़ गया। नेहरू सोच रहे थे कि भैया नई बॉर्न कंट्री है, रिपब्लिक इंडिया नया नया आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, और मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दे रहे थे कि हाँ कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट लाना है, वो सब चीजों को लेकर आगे चल रहे थे। तो 1950s में जो नेहरू थे यहां पर वो एक तरीके से कई बार चाइना को डिफेंड कर चुके थे। तो चाइना की बुरी हरकतें थी, चाइना ने पास्ट में भी हरकतें की थी इंटरनेशनल लेवल पर, तो नेहरू जी हमेशा उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते थे। चाहे तिब्बत वाला इशू हो, चाहे और कोई दूसरा इशू हो, नेहरू जी चाइना को सपोर्ट करते हुए नजर आते थे। क्यों? बोलते थे कि हमारा भाई है भैया चाइना, ठीक है। तो कहां कहां पर सपोर्ट किया? तिब्बत वाले इशू पर बोले कि ठीक है भैया हम तुमको सोवरन करते हैं, यानी कि तिब्बत के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया चाइना ने और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी झिझक के। दूसरी बात, पेकिंग लिखा गया, पेकिंग का मतलब है बीजिंग, यानी कि चाइना की कैपिटल, दूसरी भाषा में इसको पेकिंग बोला जा रहा है यहां पर। तो पेकिंग ओवर ट्रेड विद तिब्बत, यानी कि एक तरीके से एग्रीमेंट साइन कर लिया गया यहां पर तिब्बत के साथ में जो ट्रेड है पेकिंग का, उसको लेकर भी हम लोगों ने कोई उसको लेकर मतलब एक तरीके से अपना जो एक तरीके से ये नहीं दिखाया कि हम लोग उससे खुश, हम लोग उससे नाखुश हैं, हम लोगों ने वहां पर भी उनको सपोर्ट किया। इसी के साथ में अगर आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेहरू जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ भैया हम लोग इनसे प्यार कर रहे हैं, हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्यार के बदले में थोड़ा सा प्यार हमको भी मिलना चाहिए। नेहरू जी कैसे प्यार की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे? नेहरू जी चाह रहे थे कि जो मैकमोहन लाइन है ये यहां पर ईस्टर्न साइड में, मैकमोहन लाइन कहां पर है? मैकमोहन लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो हमारी कंट्री और जो इंडिया के, जो हमारी कंट्री का अरुणाचल प्रदेश है और जो खासकर चाइना के साथ में जो कनेक्शन है, तो इस वाले रीजन को नेहरू जी चाह रहे थे कि चाइना जो है वो एक्सेप्ट कर ले। और इसी के साथ में जो फ्रंटियर बेस है यहां पर खासकर वेस्ट वाला, यानी कि जो आज के डेट में अगर आप लोग बात करें तो हमारा एलएसी वाला जो रीजन है उसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो तिब्बत और कश्मीर के साथ में एग्रीमेंट किया गया कि उस बॉर्डर को मेंटेन रख सके। तो ये दोनों चीजें नेहरू जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मैं चाइना के ऊपर न्योछावर कर रहा हूं उसके बदले चाइना मेरी बाउंड्री को रिकॉग्नाइज कर ले। बेसिकली नेहरू ये चाह रहे थे और सेफ जोन में खेलना चाह रहे थे, पर चाइना था एग्रेशन में। तो अभी आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, जब यहां पर उसका जो कोच था वो बोलता है कि सेफ खेल, उसका पिता बोलता है कि अपना अटैक कर, अटैक कर, और जब यहां पर उसका कोच बोलता है कि अटैक कर, उसका बाप बोलता है कि सेफ खेल। क्यों? क्योंकि उसका बाप था वो असलियत में जानता है कि हाँ उसकी बेटी जो है किस तरीके से खेलती है, क्योंकि वो उसका कोच था, वो उसको समझ रहा था कि कैसे कैसे उसने सिखाया और उसकी कहां ताकत है। पर लेकिन जो नॉर्मल कोच था, एक तरीके से जो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कोच मिला हुआ था, वो क्या कर रहा था, वो उसको हराना चाह रहा था ताकि उसके बाप को नीचे दिखाया जा सके। तो वही कंडीशन आप लोगों को यहां पर चाइना की देखने को मिलेगी, यानी कि जो इंडिया है यहां पर एक तरीके से आराम से लेकर काम करने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ में, एक सेफ जोन में खेलने की कोशिश कर रहा है, पर चाइना का एग्रेशन यहां पर सामने निकल कर आ रहा है, चाइना अटैक कर रहा है। तो इस टाइम पर इंडिया को भी एग्रेशन दिखाना था, इंडिया को सेफ जोन में नहीं खेलना था, ये ऐसी सिचुएशन थी, तो यहां पर समझना था। पर नेहरू जी क्या हुए? नेहरू जी रोंग साबित हो गए और हमारी कंट्री के ऊपर एक धब्बा लग गया। 1962 की वॉर हम लोग हार गए, जिसका खामियाजा आज भी अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग आर्टिकल में हम लोगों को भुगतना पड़ता है कि हम लोग हार गए यहां पर। तो फर्स्ट सेटबैक जो था यहां पर, वो था यहां पर लैंगजो इंसिडेंट, यहां पर चीजें स्टार्ट हुई। उसी के 2 महीने बाद क्या था, अब ये जो फिर से यहां पर बता रहे हैं ना, इसको आज के साथ में कंपेयर करेंगे। यहां पर ये पहले इन्होंने बोला कि जो लैंगजो इंसिडेंट था ये हुआ पहला, जहां पर हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। उसके जस्ट 2 महीने बाद ही चाइना ने यहां पर कोंगला पास, लद्दाख के अंदर में यहां पर हमारी कंट्री के जो पेट्रोलिंग करने वाले जो पुलिस थी इंडियन पुलिस के ऊपर, अटैक किया चाइना के द्वारा। तो नेहरू जी के लिए ये वेकअप कॉल आ गया। नेहरू जी बोले यार इन्होंने यहां पर ये हरकतें की, चलो समझ में आता है। दूसरी बार अब यहां पर लद्दाख वाले रीजन में ये पहुंच गए, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात हो गई नेहरू जी के लिए। तो ये नेहरू जी के लिए वेकअप कॉल ही। तो नेहरू जी ने क्या किया, यार थोड़ा सा अपने एरिया को हम लोग सिक्योर कर लेते हैं। तो नेहरू जी ने भी उस हिसाब से थोड़ा सा एक तरीके से कोशिश की कि चीजों को थोड़ा सा सही किया जाए। तो उन्होंने चाइनीज ट्रूप से पूछा कि विड्रॉ कर लो भैया लोंगजो वाले रीजन से आप लोग, ठीक है। और इंडिया ने बोला कि हम लोग भी इसके चलते आप लोगों को एश्योरेंस देते हैं थोड़ा सा कि हाँ हम लोग भी शांति बनाकर रखेंगे। पर चाइना जो है वो एक तरीके से वहां पर डेवलपमेंट करने लगा, स्ट्रेटेजिक हाईवे वहां पर बनाना स्टार्ट हो गया। और जो अक्साई चीन वाला रीजन है, चाइना की नजर इसके ऊपर पहले से टिकी हुई थी। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। चाइना का एक अच्छा सा नेचर मैं आप लोगों को बताऊं क्या है, जो बड़ा ही प्यारा सा नेचर है चाइना का। और ये एक तरीके से जो नेचर है, ये इतना कुत्तागिरी का नेचर है आज के डेट में, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को ये नेचर, इसका रवैया प्ले करता हुआ नजर आएगा। सेम कंडीशन चाइना ने, अभी याद होगा चुंबे वैली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कहां पर है चुंबे वैली? चुंबे वैली है यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अगर अपना ये रीजन है ना, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये, तो बेसिकली 3 कंट्री के बीच में है। 3 क्या आप लोग एक तरीके से मतलब बोल तो 4 सकते हैं, पर लेकिन फिलहाल की डेट में क्योंकि तिब्बत जो है वो चाइना का पोर्शन है, इसलिए 3 बोलेगा। तो इंडिया के बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हो गया इंडिया का सिक्किम वाला रीजन, ये भूटान हो गया और ऊपर चाइना हो गया। तो चुंबे वैली है यहाँ पर ये। तो चुंबे वैली जो है बेसिकली यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एरिया है डोकलाम। तो डोकलाम सेक्टर जो है यहाँ पर ये
चाइना और इंडिया की आर्मी कुछ दिनों पहले यहां पर आमने सामने खड़ी हुई थी। आखिर रीजन क्या था? रीजन ये था, इंडिया ये जानता है कि अगर डोकलाम वाले एरिया में, जो कि भूटान का रीजन है, चाइना आकर बैठ गया तो हमारी कंट्री के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि जरा सी देर में अगर कल को चाइना के साथ में वॉर होती है तो हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है यहां से कट किया जा सकता है चाइना के द्वारा, और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का ये रीजन कट हो गया तो पता चला आज अरुणाचल बोल रहा है, कल को बोलेगी पूरा नॉर्थ ईस्ट मेरा है। तो ऐसी हरकतें चाइना कर सकता है, तो इसलिए हम लोग यहां पर जाकर सामने खड़े हुए गए और पता चला चाइना क्या कर रहा है। चाइना ये कर रहा है यहां पर, जैसे ये भूटान हो गया तो भूटान को ये बोल रहा है, भूटान का ये पोर्शन चाइना ने द्वारा कब्जा कर रखा है और यहां पर कोई पोर्शन कब्जा कर रखा है, तो भूटान को ये बोल रहा है कि मैं तेरा ये वाला पोर्शन छोड़ दूंगा, ये वाला पोर्शन मुझे दे दे। सेम चीज इंडिया को बोल रहा है, अक्साई चीन वाला पोर्शन मुझे दे दे, मैं तेरा अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन छोड़ दूंगा। यानी कि सबसे खतरनाक सिचुएशन क्या है यहां पर, यानी कि हमारे ही जो एरिया है उसका सौदा हमारे ही साथ में कर रहा है, हमारे ही एरिया को कैप्चर कर कर हमारे ही साथ में उसका सौदा कर रहे हैं। और यही नीति है चाइना की जो हमेशा से देखने को मिलती है, दो पोर्शन पे कब्जा करता है किसी भी कंट्री के और फिर उसी के साथ में व्यापार करता है कि ये पोर्शन तेरा छोड़ दूंगा अगर ये वाला पोर्शन तू मुझे दे दे। तो ये कैसा तरीका हो गया? यही तरीका चाइना का देखने को मिलता है। रीजन क्या है? रीजन चाइना मिलिट्री पावर हो चुका है, इकोनॉमिक हब हो चुका है, तो इसके चलते जो छोटी छोटी कंट्री है उनके ऊपर ऐसी हरकतें चाइना करता हुआ नजर आता है। सेम जो यहां पर रवैया था चाइना के द्वारा बोला गया, चाइना ने जो नेहरू जी का क्लेम था शांति वाला और वो सब चीजों वाला वो रिजेक्ट कर दिया और चाइना ने बोला, इंडिया को साफ साफ बोला यहां पर कि मैकमोहन में जो ईस्ट वाला रीजन है वो मैं रिकॉग्नाइज कर दूंगा अगर तू चाइना से जो चाइना की जो सोवरेनिटी है वो अक्साई चीन वाले रीजन में रिकॉग्नाइज कर ले, यानी कि हम तुम्हें अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन दे देंगे, आप लोग बोल दो कि अक्साई चीन जो है वो चाइना का पोर्शन है। ये बात चाइना के द्वारा नेहरू जी के सामने रखी गई। अब नेहरू जी ने यहां पर क्या किया? नेहरू जी भैया थोड़ा सा समझदार आदमी थे तो उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या चाइना का पोर्शन है अक्साई चीन? तो यहां पर नेहरू जी ने जहां पुराने रिकॉर्ड उठाए सारे, देखा सर्वे परवे रिकॉर्ड जो भी थे, लंदन के जो ऑफिस में जो रिकॉर्ड रखे हुए थे वो सारी चीजें देखी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके हाथ में था उस टाइम पर जब ब्रिटिश टेरिटरी हमारे ऊपर रूल कर रही थी, तो जो अक्साई चीन वाला रेवेन्यू था वो किसके कंट्रोल में जाया करता था। तो नेहरू जी को समझ में आ गया कि ये पहले से ही इंडिया का पोर्शन है, तो चाइना को देने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने उनका ऑफर जो है वो ठुकरा दिया। तो उनका जैसे ही ऑफर ठुकराया गया फिर आगे चलकर फिर से बात हुई, ये नेहरू और ये है यहाँ पर जाओ इनलाई यहाँ पर ये चाइना के लीडर हुआ करते थे, जिसको चाओ इनलाई के नाम से भी आप लोग जानते हैं। 1960s में यहाँ पर ये सारी जो मैंने कहानी सुनाई आप लोगों को, राम कहानी, ये 1959 की थी। 1960s में फिर ये चाइना के जो लीडर थे इंडिया में आए बात करने के लिए, टेंशन को शांत करने के लिए, पर लेकिन कोई टेंशन यहां पर शांत हुई नहीं। टेंशन जो थी वो यहां पर ये जो बात थी कोलैप्स हो गई, फिर ये अपनी कंट्री में वापस लौट गए। तो चाइना ने वापस लौट कर क्या किया? हमारी कंट्री के जो बॉर्डर है उन पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी, अपनी फोर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया। अब नेहरू जी को लगने लगा यार देखिए सामने वाला अगर सर पर मूत रहा है चढ़कर तो तुमको भी थोड़ी सी चीजें सुधारनी पड़ेगी। तो नेहरू जी ने सोचा कि यार कम से कम जो पोर्शन बचा हुआ है उस पर अपनी फोर्स भेज देता हूं और थोड़ा सा अपने आप को सेफ और सिक्योर कर लेता हूं। पर चाइना ने क्या किया? चाइना ने बोला कि इंडियन आर्मी आ रही है, हम भी अटैक करते हैं। और 1962 में माओ जेडुंग ने क्या बोला? इन्वेजन कर लो, यानी कि एक तरीके से अटैक करो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन पर और जो अक्साई चीन वाला रीजन है। तो दो तरफा अटैक हमारी कंट्री में यहां पर देखने को मिला। तो ये कंडीशन तब की है, अगर आप लोग देखिए हमने अपनी फोर्स को सेव करने की कोशिश की तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और अगर उस टाइम में और आज में थोड़ा सा आप लोग सिचुएशन को कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंस आप लोगों को नजर आएंगे। 1962 में और भी एक मुद्दा था, तिब्बत का फैक्टर था और यहां पर दलाई लामा वाला इशू था। दलाई लामा जो थे तिब्बत छोड़कर भागकर इंडिया में आ गए और इंडिया ने उनको शरण दे दी। तो चाइना को लगा कि हमारे खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों को शरण दे रहे हैं, तो इसको भी एक मुद्दा बनाया गया चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, यानी कि बहाना ढूंढ रहा था चाइना की कैसे इंडिया के ऊपर अटैक करना है। तो ये सिचुएशन यहां पर आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। उस टाइम में जो आज की डेट में है उसमें डिफरेंस है। आज की डेट में कोई दलाई लामा वाला इशू नहीं है, तो कुछ सिचुएशन आज की डेट में डिफरेंट है, पर लेकिन कुछ सिचुएशन यहां पर आप लोगों को उसी तरीके की देखने को मिलेगी। अनलाइक 1962 इंडिया आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बैठा हुआ है घर पे, मतलब ऐसे ही बैठा है कोई, उन्हें कहते हैं कि कोई गरीब तबके का कोई सोसाइटी का प्राणी बैठा हुआ है, नहीं। उस टाइम पर था, हमको समझ में नहीं आया चाइना क्या करना चाह रहे हैं। तो इंडिया जो है आज की डेट में पॉलिटिकली और मिलिट्री ऐसा नहीं है जैसा उस टाइम पर था। आज के डेट में हमारे ऊपर भी, हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है भैया, तुम 4 गिराओगे तो 2 तो हम भी गिराएंगे, यानी कि छोड़ेंगे नहीं, लेकर जरूर मरेंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो आज की डेट में चाइना अगर ये सोच रहा है कि पहले वाला जो उसकी नीति है, रवैया है, एक फिर से चल जाएगा, यानी कि 1962 में जो तुमने हरकतें की हैं, अगर वो तुम सोच रहे हो फिर से आराम से रिपीट कर लोगे, फिर से तुम उसी तरीके से यहां पर इंडिया को, उस टाइम पर तो जवाहरलाल नेहरू जी तुम्हारे प्यार में थे, तुम धोखा देकर चले गए, यहां पर मोदी जी प्यार में नहीं है तुम्हारे, वो समझ रहे हैं क्या क्या चीजें चल रही है आज के डेट में। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर देखिए आज के डेट में डिफरेंट है, अगर आज की डेट में आप लोग इसको सिचुएशन को देखोगे, ठीक है, उस तरीके से डिफरेंट है। पर लेकिन अगर देखोगे कुछ सिमिलर सिचुएशन भी है जो ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है जैसा उस टाइम पर था 1950s और 1960s में। अब उन दोनों को थोड़ा थोड़ा और कंपेयर किया जा रहा है।
समझिए कैसे। आज की डेट में भी पहले की इस तरह कंपेयर किया जाए, आज की डेट में भी जो हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है उसको हम लोगों ने क्लियर नहीं किया है जैसा 1962 में था। बाउंड्री तब भी क्लियर नहीं थी, बाउंड्री आज भी क्लियर नहीं है। इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया एक्साई चीन चाइना का है, और चाइना ने रिकॉग्नाइज नहीं किया जो मैकमोहन लाइन है वो हम लोग एक्सेप्ट करें, इनका अरुणाचल प्रदेश हमारा है। यानी कि हमारे ही रीजन के साथ में हमारा ही मोल भाव कर रहा है कि हमको ये दे दो और वो रख लो, तो किसी ने किसी को नहीं किया। तो जैसा 1962 में सिचुएशन थी वो यथास्थिति आज की डेट में भी बनी हुई है, ऐसी की ऐसी। तो ये सिचुएशन ऐसी है, कोई चेंज नहीं हुआ है। बोथ साइड अगर आज की डेट में देखो, जैसे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई बात, जब 1962 में लड़ाई हो गई थी तो दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर बैठ गए कि हाँ भैया बात नहीं करेंगे। तो राजीव गांधी जी थोड़े समझदार किस्म के आदमी थे, उन्होंने सोचा यार क्या फायदा है, लड़ाई तो हो गई, अब थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं चीजों को और थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इंडिया ने फिर से हाथ बढ़ाया, यानी कि चाइना ने क्या किया, पीठ में छुरा गोपा, इंडिया ने फिर से हाथ घुमाया, जबकि हाथ बढ़ाने का काम किसका था, चाइना का था। तो इंडिया ने हाथ बढ़ाया 1988 में, पर लेकिन फिर से चाइना क्या कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है, फिर से उसी पैटर्न में आ रहा है जैसा 1962 का पैटर्न था। वो कैसे, आप लोग देखिए यहां पर, जैसे 1959 में हम लोगों ने अभी देखा चाइना ने क्या किया, जो हमारा पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन था उसमें एंट्री की। अब फिलहाल फिर से वही सिचुएशन आप लोग देखिए, इन्होंने पोंगोंग तोशो लेक में एंट्री की है यहां पर, ठीक है। उसी के साथ में यहां पर गालवान वैली वाला जो ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन है, यहां पर इनकी हरकतें देखने को मिली, जो कि चाइना के द्वारा यहां पर इंडिया के जो फोर्सेस हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश की गई। तो ये वाला जो रीजन है अभी फिलहाल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बिल्कुल 1962 के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, जो 1962 की सिचुएशन क्रिएट करा था। तो यहां पर चाइना के द्वारा इस रीजन में एंट्री की गई। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये वाला जब रीजन था यहां पर, जब इनके द्वारा एंट्री की गई तो क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी फोर्स को आगे बढ़ाने की बात की ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए। सेम सिचुएशन चाइना के द्वारा यहां पर एंट्री की गई, तो हमारी कंट्री में भी यहां पर जो हमारी कंट्री की जो फोर्स है उनको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए बोला गया, यानी कि हमारी कंट्री की जो फोर्स है वो चाइना के सामने सामने जाकर खड़ी हो गई। तो इंडिया का जो यहां पर जो एक तरीके से सदंग बैंक है पोंग तोशो का, लास्ट मंथ जब नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी थी, तो उसी तरीके से जो फॉरवर्ड पॉलिसी हमने क्या किया, उन्होंने भी अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की थी और चाइना ने अटैक कर दिया। अब हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी उसी तरीके से चीजों को कर रहे हैं। 1962 में जो हरकत हुई थी, अब इंडिया भी क्या कर रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। इंडिया ने भी बोला कि फॉरवर्ड बढ़ाओ अपनी फोर्स को। तो जैसे ही इंडिया ने फॉरवर्ड बढ़ाने की बात की अपनी फोर्स को, तो 45 साल बाद फिर से फायरिंग हो गई। यानी कि अब यहां पर चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। इसीलिए जो यहां पर राइटर हैं वो यहां पर बोल रहे थे कि मुझे डर लग रहा है। स्टार्टिंग की लाइन आप लोगों ने देखी, स्टार्टिंग की लाइन में जो यहां पर लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये जो इनके द्वारा बोला ना कि भयपूर्वक में सिमिलर कंडीशन हो रही है, उनको कंपेयर कर रहा हूं। तो इस पॉइंट के ऊपर उनके द्वारा बोला गया कि फिर से जब यहां पर फॉरवर्ड इनके द्वारा बोला गया आगे चलो मोदी जी के द्वारा, तो सेम कंडीशन बन गई, फायरिंग हो गई 45 साल बाद, जो आज तक फायरिंग नहीं हुई थी। तो इसलिए दोनों चीजें फिर से यहां पर आप लोग देखते हैं कि उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो बॉर्डर की जो सिचुएशन है आज की डेट में, वो पर्टिकुलरली अगर आप लोग देखिए जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसे दिख रही है जैसे 1961 में थी, जिससे कंडीशन ये बन रही थी। अगर कॉम्बिनेशन आप लोग सारे फैक्टर का मिलाकर देखो तो चाइना जो है वो एक तरीके से प्ले कर रहा है ऐसा गेम जैसा उसने पहले खेला था, वंस अगेन वो उसी तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। यानी कि अगर इंडिया धोखा खा जाता है तो इंडिया बेवकूफ है। अब इंडिया आज के डेट में इतना बेवकूफ नहीं है कि जैसे चाइना पहले कर रहा है फिर से ऐसे ही करता रहे, क्योंकि आज की डेट में हम लोग मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हर एक लेवल पर हम लोग सक्षम है। तो आज की डेट में आज अगर चाइना सोचकर पुरानी पॉलिसी को फॉलो करेगा तो फिर वो मुंह खाएगा यहां पर। अब तो इंडिया जो कर रहा है, चाइना की जो एक तरीके से जो वॉर वाली पॉलिसी अगर उसी को देखा जाए तो इंडिया भी कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है अब की बार, ठीक है। जिस तरीके से वहां पर चीजें हुई तो इंडिया ने भी अपना मूवमेंट आगे बढ़ाया। अब यहां से क्या कंडीशन बनती है तो वो आगे देखने वाली बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालयन वाले रीजन में अगर 1962 के, यानी कि कहते हैं कि अगर पुरानी गलती है उससे सीखकर अगर इंडिया आगे बढ़ेगा तो इंडिया गेम को समझ पाएगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर से ट्रैप में फंस जाएगा, यानी कि फिर से चाइना के जाल में फंस जाएगा। अगर पुरानी जो हरकतें हैं चाइना की उसको ध्यान में रखकर इंडिया नहीं चलेगा तो इसी के चलते यहां पर ये सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश की गई है, जो मुद्दा आगे बढ़ा और क्या कंडीशन बनी 1962 की वॉर का। इसी के साथ में कंपेयर करते हुए अभी यहां पर ये पुरानी बात है जो अब तक चल गई, अब नई बात क्या है, नई बात थोड़ी सी यहां पर ये, अभी इंडिया और चाइना एग्री हो गए 5 पॉइंट फॉर्मूले पर कि दोनों मिलकर काम करेंगे। यानी कि जो फेस टू फेस चीजें चल रही थी अब उसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। मई 5 से चीजें स्टार्ट हुई और सितंबर 7 तक का यहां पर चीजें बताई जा रही है। यानी कि मई जो यहां पर हो गया, मई हो गया, फिर जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। तो पिछले अगर मोटे मोटे तौर पर लगाकर चलें आप लोग, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
तो टोटल मिलाकर 5 महीने लगभग ऐसे चल रहे हैं जिसमें यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में हरकतें चल रही हैं। इसीलिए हमारी कंट्री के जो फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा बोला गया कि 1962 के बाद में पहली बार ऐसी सिचुएशन में हम लोग खड़े हुए हैं जैसे कि उस टाइम पर खड़े हुए थे, यानी कि 1962 पर खड़े हुए थे, ऐसी सिचुएशन पर खड़े हुए हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए आगे का आर्टिकल। अब ये प्रेजेंट का आर्टिकल है, अब तक मैंने आप लोगों को पास्ट बताई, अब प्रेजेंट में घुसते हैं थोड़ा। इंडिया और चाइना है एक तरीके से आज की डेट में जो रियल डिसएंगेजमेंट अगर कर पाते हैं बॉर्डर के ऊपर, तभी चीजें हैं वो आगे बढ़ पाएंगी और ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। आप लोग पहले पाकिस्तान के साथ में समझिए हमारी पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान को हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, अगर तुम टेररिज्म को खत्म करोगे तो हम तुम्हारे साथ में बात करेंगे। चाइना को हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग चाइना को बोलते थे अगर बॉर्डर पे तुम लोग शांति रखोगे तो हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। पर लेकिन हम लोग अपने जो प्रिंसिपल है उससे पीछे हट गए, क्योंकि बॉर्डर पर शांति नहीं है और हम लोग चाइना के साथ में बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल में राइटर इस चीज को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 5 जो पॉइंट पर कंसेंसस यहां पर, यानी कि एक तरीके से 5 सूत्रीय जो सहमति यहां पर अभी चाइना की देखने को मिली है इंडिया के साथ में। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया और चाइना के मॉस्को में मिले, यानी कि रसिया में मिले। तो बिचौलिया कौन है यहां पर, बिचौलिया मिडिल मैन है यहां पर रसिया, ट्रंप नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो इसको एक रे ऑफ होप माना जा रहा है, यानी कि आशा की किरण माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि सिचुएशन जो है थोड़ी नॉर्मल हो जाए। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप जो है दोनों कंट्री के आमने सामने आज के डेट में भी रिमेन डिप्लॉय है बॉर्डर पर, अभी कोई पीछे नहीं हटा है। तो ये कंडीशन बनी है यहां पर मई जून से। तो टेंशन को डीएक्सेलेट करने में, यानी कि कम करने में हम लोग फेल हो गए हैं अभी भी अगर देखा जाए। अब 5 सूत्रीय फॉर्मूला है, ये कितनी शांति ला पाएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अगर बात करें तो 1962 के सामने अगर आप लोग देखेगा वर्स्ट कंडीशन आज के डेट में भी यहां पर बनी हुई है, ठीक है। तो वर्स्ट कंडीशन बनी हुई है जब से अगर आज के डेट में आप लोग कंपेयर करते हैं। आज की डेट में भी अगर आप लोग देखिए जो बोथ साइड जो है वो एग्री हो गए हैं कि नॉट अलाउड डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट, यानी कि अपनी कंट्री में हम लोग और चाइना वाले ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है दोनों के बीच में उनको लड़ाई में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, इसको यहीं पर ही सोल्व करेंगे। पर लेकिन कितने हद तक ये सही है इसको समझेंगे अभी। सबसे पहले क्या होना चाहिए यहां पर, एक तरीके से क्विक डिसएंगेज होना चाहिए जो भी ट्रूप सामने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए एक दूसरे को बॉर्डर पर, और इसी के साथ में जो टेंशन है उसको ईज करने की कोशिश करनी चाहिए। पर लेकिन क्या रियलिटी में जो बोला जा रहा है वो किया जा रहा है, यानी कि कथनी और करनी में काफी डिफरेंस आप लोगों को यहां पर नजर आएगा दोनों साइड से। अभी यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। बोला गया है कि यहां पर बोथ साइड जो है वो पालन करेंगे एक तरीके से जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, यानी कि अब तक जो भी एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो चुके हैं उनका पालन करेंगे, कंटिन्यू डायलॉग बना के रखेंगे और इसी के साथ में कॉन्फिडेंस फाइंड करने की कोशिश करेगी एक दूसरे के साथ में कैसे शांति बनाकर रखी जा सकती है। तो ये चीजें समझाने की कोशिश की गई है। सेम टाइम अगर देखिए दोनों के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। आज की डेट में अगर आप लोग देखिए दोनों चाह रहे हैं कि एक दोनों नहीं कहा जा कि इंडिया चाह रहा है कि यथास्थिति बनाकर रखी जाए जो चाइना के द्वारा ट्रांसग्रेशन किया गया, यानी कि हमारी कंट्री की बॉर्डर पर जो एक तरीके से चाइना घुसा है उसको वापस जाना चाहिए। तो इंडिया के द्वारा क्या बोला गया, इंडिया की स्टेटमेंट क्या, इंडिया के द्वारा बोला गया कि बाउंड्री पर पीस होना चाहिए, दोनों साइड में चीजें आगे उस तरीके से हम लोग को लेकर चलनी है और एक तरीके से रिलेशनशिप तभी हम लोग आगे अच्छे लेवल पर बढ़ा सकते हैं। पर लेकिन चाइनीज स्टेटमेंट क्या निकल कर आ रही है, चाइनीज स्टेटमेंट यहां पर यह निकल कर आ रही है कि एक तरीके से मूव द रिलेशनशिप इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि रिलेशनशिप को हम लोग को राइट डायरेक्शन में लेकर चलना है, ठीक है। और एक तरीके से जो बॉर्डर है उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखना है, यानी कि यहां पर भी ये नहीं बोल रहे कि यथास्थिति बनानी है, नहीं, यहां पर ये बोल रहे हैं कि बॉर्डर को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखो, यानी कि हमारे हिसाब से बातें मान लो। तो यहां पर भी आप लोग अगर देखेगा इनके दोनों के जो भी स्टेटमेंट है उसमें आप लोगों को डिफरेंस नजर आ जाएगा कि यहां पर इंडिया एक तरीके से अब भी थोड़ा सा लिबरल बना हुआ है और चाइना अभी थोड़ा सा एग्रेशन में बातें कर रहा है, वो चीज आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। इसी के साथ में अगर आगे बात करूं आप लोगों से यहां पर, इसी के साथ में अगर आगे हम लोग बात देखें, कॉन्ट्रास्ट है दोनों की स्टेटमेंट। अगर आप लोग देखें जो पब्लिक में दोनों के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है वहां पर भी आप लोग नहीं बोल सकते कि दोनों की जो स्टेटमेंट है वो एक जैसी है। आज की डेट में भी अगर आप लोग देखिए जो चाइनीज ऑफिशियल है, चाइनीज जो एजेंसी है, चाइनीज न्यूज एजेंसी है, वो क्या क्या बातें बोल रही है, हमारी कंट्री को और ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है चाइना की जो न्यूज एजेंसी है। जैसे हमारी कंट्री में न्यूज एजेंसी करती है ना, चाइना के ऊपर अटैक करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसी तरीके से चाइना की न्यूज एजेंसी क्या बोलती है, एक्यूज कर रही है इंडिया को कि इंडिया जो है लापरवाह तरीके से उकसा रहा है चाइना को, यानी कि चाइना को फालतू में गालियां दे रहा है, चाइना को फालतू में उल्टी सीधी चीजें बोल रहा है, चाइना को उकसा रहा है इंडिया, ये बोला जा रहा है। इसी के साथ में जो इंडिया को बोल रही है कि हिस्ट्री से सीखो, यानी कि पास्ट में आप लोगों के साथ में हमने क्या किया है उससे सीखो, यानी कि चाइना जो बोल रहे हैं, एक तो 1962 की वॉर में जो वॉर है हमारी, उसी के चलते हम लोग को बोल रहे हैं कि सीखो, फिर से ये चीजें दोहराओ मत, ठीक है। और इसी के साथ में तीसरी जो स्टेटमेंट है ये तो खैर बोलने वाली इनकी है, बोल रहे हैं कि इस जो लड़ाई ये चलेगी ना, ये बोला कि विल नॉट लूज एन इंच ऑफ टेरिटरी। अगर ये कल को, वैसे तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग अक्साई चीन भी आपको नहीं देंगे,
पर फिर भी अगर आप लोग देखिए, अगर ये अक्साई चीन भी हमको दे देते हैं, पूरा अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पूरा हमको दे देते हैं, फिर भी चाइना का तो कुछ नहीं जाएगा ना, रियलिटी में तो हमारी पोर्शन हमको मिलेगा ना। तो ये बात यहां पर सही भी अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट इनकी बोली अलग उसमें गई है रेफरेंस में, पर लेकिन दूसरे रेफरेंस में भी अगर आप लोग समझो ना, वो तो इसको ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसको भी नहीं छोड़ेंगे अक्साई चीन को, पर लेकिन दूसरे रेफरेंस में अगर आप लोग देखो, अगर अक्साई चीन को भी आप लोग छोड़ देते हैं तो भी ये 1 इंच भी टेरिटरी अपनी लूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ही टेरिटरी का सौदा हमारी ही टेरिटरी के साथ में किया जा रहा है। तो ये कंडीशन आप लोग समझिए। तो इसी के साथ में इंडिया और चाइना के बारे में बात करें तो फाइनली समथिंग कुछ बेटर, वो नहीं कहते कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ तो हो रहा है, वो एक अच्छी बात है कि दोनों जो है बात करने के लिए तैयार हो गए। इसी के साथ में जो एक सहमति बन रही है दोनों की लेकर, यहां पर फर्स्ट स्टेप ये है कि आगे चलने वाले एरिया में ये पहला स्टेप है, यानी कि अभी तो सहमति बनी है, अभी तो देखने की बात है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अभी सिलेबस समझो, क्वेश्चन देखो, अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है चीजों को अंडरस्टैंड करने का, अभी आगे बढ़ना है, पूरी जर्नी बाकी है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तब जाकर फाइनल मेरिट लगेगी। तो ये आप लोग बोल सकते हैं, अभी तो आप लोग सिलेबस ही देख रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस में आता है, अभी तो बहुत कुछ आगे बचा हुआ है, ऐसा आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाएंगे कि अभी कितना आगे इनको जाना है। कंटिन्यू अगर राउंड टॉक यहां पर चलती रहती है तो एक तरीके से डिसएंगेजमेंट होने के चांसेस कुछ बढ़ सकते हैं, पर लेकिन एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो भी चीजें हैं। पर लेकिन इंडिया के बारे में क्या बोला गया, इंडिया को बोला गया कि इंडिया को चाइना के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले अपने जो भी स्टेप हैं उसको पहले एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि चाइना ऑलरेडी 1962 में धोखा दे चुका है। फिर से अगर हम लोग इंडिया चाइना के ऊपर उतना ट्रस्ट करते हैं तो फिर से हम लोग यहां पर धोखा खाएंगे, क्योंकि चाइना का रवैया फिर से ऐसा ही दिख रहा है। अगर देखिए 1962 की वॉर के बाद में अगर चाइना थोड़ा सा सही होकर हमारे साथ में चले, आगे बढ़े अच्छे से, तो समझ में आता है कि उसका नेचर चेंज हो गया है। पर लेकिन फिर से ऐसे ही रवैया रिपीट करें तो इसका मतलब यह कि इंडिया को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए, फिर से सेम सिचुएशन उसको मिल सकती है। और अब की बार अगर ऐसा हो गया जैसे 1962 में हुआ था, अब की बार इंडिया नहीं उठ पाएगा। तो ये चीजें यहां पर इंडिया को समझनी चाहिए। तो ट्रस्ट करने से पहले चाइना के ऊपर इसको रवैये को चेंज कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि हां किस हद तक हम लोग इनके ऊपर रिलाई रह सकते हैं। ठीक है, अभी कोविड-19 के बारे में आप लोगों से बोलूं, कोविड-19 के चलते चाइना की और इंडिया के जो रिलेशन है वो एक अलग ही डायरेक्शन में आप लोगों को चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ये बनी हुई है कोविड-19 के चलते कि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो हमको भारी पड़ रही है। तो चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी भी इंडिया को नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए अपनी कंट्री के लिए हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया। तो देखिए अभियान तो कई सारे चलाए गए, मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, पर लेकिन इंप्लीमेंट कितना होकर, रिजल्ट कितना निकल कर आता है, वो देखने वाली बात होगी। तो ये थे 2 आर्टिकल, मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और कॉन्सेप्ट में कुछ क्लैरिटी आई होगी 1962 की वॉर को लेकर। तो यही चीजें मुझे आपको समझानी थी काफी डिटेल में। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा उसको भी डिटेल में समझते हैं, अच्छे से आप लोग यहां पर समझ पाएंगे उसको भी। ये जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, यूएसए और चाइना के रिलेशन के बारे में। आज की डेट में यूएसए और चाइना के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, काफी लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर यूएसए से चाइना में कोई प्रोडक्ट आता है तो यूएसए से चाइना में कोई प्रोडक्ट आता है तो चाइना वाले उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, यानी कि टैक्स लगा रहे हैं, ताकि उसका प्रोडक्ट जो है चाइना में महंगा हो जाए। चाइना अगर यूएसए से चाइना में और चाइना से यूएसए में जा रहा है तो फिर उस दूसरी कंट्री वाले टैरिफ लगा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं ताकि उनका प्रोडक्ट जो है कंट्री में महंगा हो जाए या फिर कंट्री में एंट्री ना करें। तो इसके चलते क्या होगा, एक दूसरे की जो कंट्री की इकोनॉमी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी और अपने ही कंट्री के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हमें कभी आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, तो वो भी आत्मनिर्भर का नारा लगा रहे हैं। तो चाइनीज स्टूडेंट है अभी कई सारे यहां पर पकड़े गए जासूसी करते हुए, यानी कि चाइना के जो स्टूडेंट है ना वो यहां पर जाते हैं तो ये बोला जा रहा है कि जासूसी करने के लिए जाते हैं, वहां पर पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, इस तरह की बातें बोली गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1000 जो चाइनीज हैं, मेनली जो स्टूडेंट और जो रिसर्चर थे यहां पर, उनको बोला गया कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और उनका डायरेक्ट रिलेशन है यहां पर किसके साथ में, चाइनीज मिलिट्री के साथ में, चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट के साथ में। तो इसके चलते इनको एक तरीके से बोला गया कि ये जासूसी कर रहे हैं खासकर हमारी कंट्री के अंदर में, तो इसलिए इनको वापस भेजा जाए। तो चाइना के 1000 के करीब जो सिटीजन है यूएसए ने इनके ऊपर स्टेप उठाया। व्हाइट हाउस की जो लेटेस्ट पॉलिसी इस पर्टिकुलर चीजों को लेकर 29 जो मई है उसमें इनके द्वारा अनाउंस की गई थी कि चाइना जो है एक तरीके से हांगकांग की जो डेमोक्रेसी है उसको कर्व कर रहा है। हांगकांग एक पर्टिकुलर एरिया है जिसपे चाइना की सोवरेनिटी नहीं है। आज चलिए आप लोगों को बताता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा ये समझिए तब आप लोग इस इश्यू को ढंग से समझ पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री और ये हो गया यहां पर चाइना। चाइना के पास में एक छोटी सी टेरिटरी है जिसका नाम है हांगकांग। तो हांगकांग जो है यहां पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर डेमोक्रेसी है प्रॉपर वे में। चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में एक पार्टी का रूल है वही चलता है सब जगह, पर लेकिन हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी है। अब हांगकांग चाइना से अलग कैसे है उसको समझिए।
यहां पर हांगकांग जो था 1997 में ये ब्रिटेन के अंडर तक हुआ करता था, यानी कि ब्रिटिश टेरिटरी जैसे हमारे ऊपर रूल करती थी ऐसे ही हांगकांग के ऊपर रूल करती थी। पर लेकिन जब यहां पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से डीकोलोनाइज हो गया, यानी कि एक तरीके से जो ब्रिटेन है उसने वापस हटना स्टार्ट कर दिया, तो टेरिटरी जो थी यहां पर हांगकांग की उसने चाइना को ट्रांसफर कर दी। तो चाइना को ट्रांसफर तो कर दिया हांगकांग, पर लेकिन एक कंडीशन है जो काफी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखने है, ये फॉलो करते हैं यहां पर वन कंट्री टू सिस्टम। वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब क्या है, यानी कि हांगकांग जो है वो चाइना का पार्ट तो माना जाएगा, ठीक है भैया हांगकांग हमने चाइना को दे दिया, ब्रिटेन ने बोला सही है आप लोग इसको चाइना का पार्ट मान लीजिए, ये वन कंट्री हो गया। पर लेकिन दो सिस्टम फॉलो होंगे, यानी कि तुम डेमोक्रेटिक नहीं हो, हांगकांग डेमोक्रेटिक रहेगा, हांगकांग में इलेक्शन होते हैं वो ऐसे होते रहेंगे, हांगकांग की आवाम जो है वो सारे राइट फॉलो करेगी। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको अपने जैसा सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे, तो इसीलिए बोला गया कि वन कंट्री होगा जिसका नाम होगा चाइना, पर दो सिस्टम फॉलो करेगा। तो ये शर्त रखी गई ब्रिटेन के द्वारा और तभी यहां पर हांगकांग को ट्रांसफर किया गया, तो वो शर्त यहां पर मेंटेन चली हुई आ रही थी। पर लेकिन अभी प्रोटेस्ट क्यों हुआ हांगकांग में इतना ज्यादा? प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि चाइना ने जो इनकी सोवरेनिटी है, एक तरीके से हांगकांग का जो इंडिपेंडेंस है उसको हट करने की कोशिश की गई। वो कैसे? अगर हांगकांग में कोई चाइना के खिलाफ कुछ बोलता है तो हांगकांग से निकालकर उसको चाइना में लाया जाएगा और चाइना में उसको सजा सुनाई जाएगी, यानी कि हांगकांग का सिटीजन चाइना में लाया जाएगा और तब सजा सुनाई जाएगी अगर चाइना के खिलाफ कुछ बोलता है तो ये काफी बुरा लगा हांगकांग वासियों को, तो हांगकांग वासी जो है वो सड़क पर उतर आए। तो उसके चलते काफी बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिला, जिसके चलते जो जनता थी वो असहमत यहां पर हो गई। तो ये सारा जो प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिला, तो पर्ल रिवर की जो स्टोरी है चाइना के अंदर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इससे कनेक्टेड यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर आप लोगों से कोई पूछे वोटर रिवॉल्यूशन ये किससे रिलेटेड है, तो ये हांगकांग के प्रोटेस्ट से ही रिलेटेड है, जो कि हांगकांग में लाया गया कंट्रोवर्शियल एक्सट्रेडिशन बिल। एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है यहां से निकाल कर लेकर आओ इनको हमारी कंट्री में, ठीक है, यानी कि हांगकांग में अगर कुछ बोलता है चाइना के खिलाफ तो उसको चाइना में लेकर आओ और हम लोग सजा देंगे उसे। तो ये था यहां पर, इसके चलते वोटर रिवॉल्यूशन भी यहां पर देखने को मिला। तो यही बातें जब यहां पर हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम पर जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा यहां पर आवाज उठाई गई हांगकांग के फेवर में कि हांगकांग की डेमोक्रेसी को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना वाले। दूसरा यहां पर यह बात की जा रही है उइघुर कम्युनिटी के बारे में। तो जो उइघुर कम्युनिटी है यहां पर ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है चाइना के अंदर में, जिसको चाइना सप्रेस करने की बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में बात करें तो चाइना वहां पर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी कि अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो ये जो है आवाज उठाने लगते हैं कि हम लोग जो इनकी एक तरीके से फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, ऐसी बातें बोलने लगते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये समझ रहे हैं कि इंडिया के ऊपर इससे प्रेशर बनाया जा सकता है। पर लेकिन अगर इनके बारे में अगर कोई बोले तो ये बोलते हैं कि नहीं, हम लोग अपनी कंट्री में शांति रखने की कोशिश की जा रही है। ये इतनी बुरी तरह यहां पर इस मुस्लिम कम्युनिटी को रखते हैं कि इनको एक तरीके से बुरी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, नॉर्मल लोगों को जब ढंग से जीने नहीं देते तो दूसरे को जिनको ये अपना मान भी नहीं रहे उनके साथ में क्या हरकतें करेंगे, तो वो सिचुएशन आप लोगों को यहां पर इनकी देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते जो यूएसए है वो अपने जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो रूल और रेगुलेशन है इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर थोड़ा टाइट कर रहे हैं, यानी कि ताकि चाइना की जो इंटरफेयर ज्यादा न बढ़ सके। उन्होंने काफी लंबे समय से ग्रीन कार्ड जो है और स्किल वर्कर जो वीजा है वो सारे होल्ड पर रख रखे हैं, यानी कि उनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं काफी लंबे समय से। इसी के चलते इनके द्वारा बोला गया कि पेंडेमिक के चलते सारी जो चीजें वो ऑनलाइन हो गई हैं, तो स्टूडेंट्स को वीजा देने की क्या जरूरत है, अपने घर से बैठकर भी वो सारे अपनी डिग्री ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है तो वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बातें बोली जा रही है यूएसए के द्वारा, यानी कि यूएसए जो है बाहर के स्टूडेंट और खासकर बाहर में भी चाइनीज स्टूडेंट को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। तो पहली बार ऐसा यहां पर देखने को मिल रहा है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को, सिंगल कंट्री को टारगेट रखकर किसी कंट्री की पॉलिसी चल रही है, खासकर यूएसए की। ऐसा नॉर्मली नहीं देखने को मिला कि चाइना को यहां पर बिल्कुल टारगेट कर दिया गया है। तो कंट्री जैसे कि चाइना और रशिया के बारे में अगर बात करें आज के डेट में, अगर दोनों को कंपेयर करो तो दोनों का जो रिलेशन है चाइना और रशिया का अच्छा बन रहा है। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं रशिया को फॉलो करते हैं, रशिया को फोकस करते हैं। आप लोगों को याद होगा 2016 में जब इलेक्शन हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे, उस टाइम पर भी उन्होंने बोला था कि रशिया के साथ में रिलेशन अच्छे करने हैं। वो तो अलग बात है कि फिर कई सारी इंक्वायरी चल गई कि हाँ रशिया के इंटरफेयर है इस सब चीजों में, वो सब चीजें निकल कर आई तो चीजें साइड में होगी। वरना डोनाल्ड ट्रंप को आज भी पुतिन से उतना ही प्यार है जितना पहले था, पर लेकिन चाइना के साथ में बिल्कुल प्यार नहीं है, शी जिनपिंग से बिल्कुल चिढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कैसे कंडीशन नॉर्मल बन सकती है। तो अब कंडीशन यह है कि डोमेस्टिक अफेयर किस तरीके से यहां पर इंटरफेयर करते हैं यूएसए की पॉलिसी के अंदर और किस तरीके से आगे चीजें बढ़ती हैं। यूएसए और चाइना और रशिया के जो ट्रायंगल है वो कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि आज के डेट में जो रशिया है वो चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। जब से G7 कंट्री होती थी ना, G7 में से रशिया को बाहर निकाल दिया, पहले G8 कंट्री थी तो G7 बन गए। तो G7 कंट्री पहले थी और फिर रशिया जुड़ा था, फिर रशिया बाहर निकल गया तो फिर से G7 हो गई G8 से। तो रशिया के ऊपर काफी इंपैक्ट इसका पड़ रहा है। रशिया की करेंसी है वो भी काफी डाउन हो रही है। रशिया आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि चाइना का सेकेंडरी पार्टनर, जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है रशिया, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए। तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बातें करनी थी।
तो वीडियो है थोड़ी लंबी हो गई है। कल जो डिस्कस करूंगा मॉर्निंग में काफी शानदार आर्टिकल रहेगा, तो कल डिस्कस कर लेंगे उसको, क्योंकि कल कोई जो एडिटोरियल नहीं आते हैं। बहुत प्यारा आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, जो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी आर्टिकल होने वाला, लगभग 20 से 25 मिनट का आर्टिकल होगा ये। अगर अभी पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे से ऊपर वीडियो चली जाएगी, तो इसको कल डिस्कस करेंगे। यहां पर डिटेल में समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है जो रेलवे के पास में झुग्गी झोपड़ियां होती है उनको लेकर, और किस तरीके से गवर्नमेंट क्या क्या रूल और रेगुलेशन फॉलो करके चल रही है। तो काफी डिटेल में वो हमारा डिस्कशन रहने वाला है। ओके, जो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है तो उसका भी डिस्कशन हम लोग तभी देख लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने आर्टिकल को एंजॉय किया होगा। अगर आर्टिकल पसंद आए तो ही लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाइएगा, और इसी के साथ में अपना जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।